Hello, my dear and beloved students, and today we are going to do our chapter 3rd, Nazis and the Rise of Hitler, for your history class 9th NCERT. अब हम इसमें सॉल्यूशंस देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है इसमें बच्चा। तो ये आपका पार्ट 3rd है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना, हाँ, बिकॉज मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं सारे। एंड जब ये सारे क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स में कर दूंगी, तो जो लास्ट पार्ट होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, पूरे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे ना, उस पार्ट में मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी। फाइन, उस लास्ट पार्ट में मैं पीडीएफ का लिंक भेज दूंगी। ओके, देन यू कैन हैव दैट। सो लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे थे ना हम, या यहीं से स्टार्ट करते हैं। So, what promises did Hitler make to the German people? How did he mobilize them? क्या क्या promises बनाए थे हिटलर ने जर्मन पीपल से, जर्मन लोगों से, और उसने उसे आकर्षित कैसे किया, इन्फ्लुएंस कैसे किया, ठीक है। अब देखो, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, बहुत ही इन्फ्लुएंसेबल स्पीकर था, ठीक है, आकर्षित करने वाला। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। उसके जो पैशन थे और उसके जो शब्द थे, वो उसने लोगों को वो जो भी कहता था वही करने के लिए तैयार हो जाते थे लोग। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने कहा कि मैं जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा एंड विल टेक जर्मनी टू द टॉप, ठीक है। ही अंडू द जस्टिस इनजस्टिस ऑफ वर्सेल्स। और जो इनजस्टिस हुई थी हमारे साथ, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाली, उसका भी बदला लूँगा, और जो हमारे जर्मनी की डिग्निटी है, जो हमारी जर्मनी की इज्जत है, वो मैं वापस लेके आऊँगा जर्मन पीपल्स के, ठीक है। आगे देखो बच्चा, ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। इसने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसने प्रॉमिस किया कि एम्प्लॉयमेंट मैं दूंगा आपको, और जो लोग काम के लिए काम ढूंढ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऐसा कहा उसने। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ के लिए भी एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। ही प्रॉमिस टू वीट आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट्स, ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने क्या कहा, जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी फॉरेन से साजिश रची जा रही है हमारी जर्मनी के खिलाफ, मैं वो सब बंद करवा दूंगा, ऐसा उसने कहा। तो अब बताओ, इतनी प्रॉब्लम में है जर्मन वाले, तो वो इसकी बातों से इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होंगे, इसको क्यों नहीं जिताएंगे, है ना। सो हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। He understand the significance of ritual and spectacle in mass mobilization. Nazis had massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler. तो क्या हुआ बच्चा, हिटलर ने क्या किया, नया स्टाइल पॉलिटिक्स का बनाया। उसमें क्या था, उसने लोगों को समझाया कि रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स, वो समझ गया कि रिचुअल और स्पेक्टिकल्स की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है। और सॉरी स्टूडेंट्स, I think I must be stopping it now. It's okay. So आगे क्या होता है बच्चा, here I was, यहाँ पे थे ना। सो हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, और वो समझ गया कि सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स की इन मास मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को आकर्षित करने का तरीका। और नाजीज़ ने जो किया, नाजी के जो हिटलर के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ की और पब्लिक मीटिंग्स की, जिससे कि सपोर्ट मिल रहा था हिटलर को, और इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और इससे क्या हो रहा था, यूनिटी बढ़ रही थी लोगों। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक बनाया ना उस पर, ऐसे करके है वो, ऐसे करके या ऐसे करके है ना, द रेड बैनर विद द स्वास्तिक एंड द नाजी सल्यूट, ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा ब्लैक है, ये और ये पूरा शायद वाइट है ना,
और ये पूरा है रेड, या मुझे तो इतना ही पता है। सो स्वास्तिक के साथ और जो नाजी सल्यूट है, रेड बैनर्स हैं, है ना, एंड रिचुअलाइज्ड राउंड्स हैं, अप्लॉज, यानी कि जब वो लोग क्लैपिंग करते हैं, बड़ी बड़ी जो स्पीच देता है हिटलर, वो सब उसकी पावर को दिखा रहे थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, फ्रॉम वूम डिड हिटलर बोरो हिज रेशिस्ट आइडियोलॉजी। हिटलर ने किससे अपनी आइडियोलॉजी, रेशिस्ट आइडियोलॉजी को लिया था। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, हिटलर बोरोड हिज रेशिस्ट आइडियोलॉजी फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्लीज डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये कुछ वो थे बच्चा, ये तो सिर्फ बायोलॉजिस्ट थे, नेचुरल साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो इनसे इंस्पायर्ड होकर हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी बनाई। लेकिन जो उसने सोचा, कहते हैं ना कि जो कहते हैं वो कोई आदमी नेगेटिव ले लेता है तो कोई पॉजिटिव ले लेता है, तो हिटलर ने क्या किया, नेगेटिव लिया इनके बातों को। कैसे, डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था और नेचर पर बातें करता था, और इसने ट्राई किया था लोगों को समझाने का, एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स क्रिएट होते हैं, और कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट समझाया था इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का। पर डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशंस दैट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस। तो उसने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ह्यूमंस में भी ऐसा कुछ अलग भेदभाव होता है और सिलेक्शन अलग अलग होता है। पर उसने बस ये बोला था कि जो उसने ये कहा था कि वो समझता था कि प्योरली नेचुरल प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, अगला देखो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने क्या कहा इसके बारे में, उसने कहा कि आखिर में वही जीतेगा, आखिर में वही जी पाएगा जो टाइम के साथ चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके आइडिया के हिसाब से ओनली दोज स्पाइसेस सर्वाइव्ड ऑन अर्थ, वही चीज़ें, वही स्पीसीज, वही प्रजातियाँ जीवित रह सकेंगी इस अर्थ पे जो अपने आप को अडेप्ट कर लेगी क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, अपने आप को बदल लेती हैं क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। अगला था, हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेशिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्क्वर्ड पीपल्स। लेकिन क्या हुआ कि हालांकि इनके आइडियाज़ जो थे वो सब रेशिस्ट थिंकर्स ने ले लिए और अपने हिसाब से कुछ भी बनाने लगे। फाइन, अगला आता है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जर्मनी। क्योंकि ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बच्चा अमेरिका में हुआ था और हो रहा था इस पे असर जर्मनी पे, क्योंकि उसने उससे ले रखा था लोन, अब वापस चुकाना पड़ता। ठीक है, तो क्या इफेक्ट थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के, वो पढ़ेंगे बच्चा। सबसे पहले पॉइंट से शुरू कर देते हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर देते हैं तो मार्क्स कोई काटेगा नहीं आपके। ठीक है, द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो जर्मन की इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो 1932 तक आते आते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत 40% कम हो गया था। अगर हम देखें कि 1929 के हिसाब से देखें तो 40% बहुत कम हो गया था 1932 के आते आते, बल्कि बढ़ता तो और अच्छा रहता। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। वर्कर्स ने अपनी नौकरी खो दी और उन्होंने या फिर किसी को कम पैसे मिलते थे। ठीक है, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड थे वो 6 मिलियन तक पहुंच गए। यानी कि अब पूरी जर्मनी में, उस टाइम पे पूरी जर्मनी में 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, सही, चलो। मैन कुड बी सीन ऑन स्ट्रीट्स विद प्ले कार्ड्स। जो लोगों को हम लोगों को देख पा रहे थे कि किस तरह से वो प्ले कार्ड्स
streets seen on streets with placards saying willing to do any work, कह रहे थे कि हम कोई भी वर्क करेंगे, ऐसे कार्ड लटका लटका कर वो हर जगह घूमते थे गलियों में कि वी कैन डू एनी वर्क, बस हमें जॉब दे दीजिए, ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है। एज जॉब्स disappeared, youth took to criminal activities and total despair became common people। इसका क्या मतलब हुआ, जो जॉब्स थी वो गायब हो चुकी थी और यूथ जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग गए थे। अब क्या करें, जब पैसे ना हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना इलाज। तो ये इलाज जिन्होंने समझ लिया कि अब यही करना पड़ेगा, चोरी चकारी करनी पड़ेगी, जब भी जाकर पैसे मिलेंगे कुछ करने को, ठीक है। और ये जो चीज़ें हो रही थी ये बहुत ही कॉमन हो गई थी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो ठीक है। और देखो देयर वर डीप एंग्जाइटीज़ एंड फियर्स, बहुत ही ज़्यादा लोगों में डर बैठ गया था कि चोरी चकारी हो रही है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो तो मिडिल क्लास थी, स्पेशली सैलरीड, जो सैलरी दी जाती थी एम्प्लॉयज़ को और प्रिजनर पेंशन्स दी जाती थी, सो देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, तब उनकी ये सारी सेविंग्स वगैरह सब ख़त्म हो गई। कैसे, क्योंकि जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी। और देखो द लार्ज मास ऑफ peasantry was badly affected by a sharp fall of agriculture prices, जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो सारे घटने लगे और इसलिए जो पीजेंट्रीज थे यानी कि जो पीजेंट्स थे उन पर भी ये बहुत गहरा असर छोड़कर गया। अब देखते हैं बच्चा हम अपना क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला गया है इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। ऐसा कहा था, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए हिटलर ने कहा था। ओके, ऑप्शन ए। अब देखो हमें समझाना है बच्चा, एक्सप्लेन करना है भैया कैसा उसने कैसे कहा, क्योंकि वह तो बहुत बुरा बर्ताव करता था। तो हिटलर सेड दैट इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, बोला उसने। तो इसका मतलब ये नहीं था। तो ये देखो इट वॉज नॉट ट्रू बिकॉज ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, वुमेन बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस वर अवॉर्डेड। तो क्या होता है, जो जितनी भी मदर्स थी वो सब इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी, क्योंकि जो वुमेंस थी जो रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस पैदा करती थी, यानी कि जैसे आर्यंस, प्योर आर्यंस, तो उन्हें अवार्ड मिलता था। और जो रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जैसे हैंडीकैप, जिप्सीज, ज्यूज़ को पैदा करती थी तो उन्हें मिलती थी पनिशमेंट और शेम किया जाता था पूरी कंट्री में घुमा घुमा के बहुत बुरी तरह शेम किया जाता था। वुमेन हु बोर डिज़ायरेबल, जिनको डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस होते थे उनको, डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस जो होते थे उनको एंटाइटल किया जाता था, प्रिविलेजेस दिए जाते थे और रिवॉर्ड्स में ही जाते थे, ठीक है। दे वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट्स इन हॉस्पिटल, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स में और कंसेशन भी मिल जाता था शॉप्स में और थिएटर्स में, थिएटर टिकट्स में और रेलवे फेयर्स में, ठीक है। चलो अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 मार्क्स के, है ना। चलो आई थिंक नहीं, अभी वीडियो टाइम नहीं हुआ है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो लॉन्ग में से, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय एडोल्फ हिटलर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चा ये पूरा ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सब आपके स्मॉल क्वेश्चंस को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। देखो आप कैसे लिखोगे आप, द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द हिटलर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। कौन से स्टेप्स देख लो, 5 पॉइंट्स लिखोगे तभी बात बनेगी। देखो द मिस्ट्रीज फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी, जर्मन पार्लियामेंट जो बिल्डिंग थी उसमें जो रहस्यमयी, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी तरीके से जो आग लग गई थी, कब लगी थी, फरवरी 1933 में। उसकी वजह से जो सिविक राइट्स थे वो सारे सस्पेंड कर दिए गए थे, फंडामेंटल राइट। इट इज़ सेड दैट द फायर वॉज ब्रोकन आउट बाय हिटलर सपोर्टर्स। ये कहा भी जाता है कि जो आग लगाई गई थी वो हिटलर के सपोर्टर्स के द्वारा लगाई गई थी, वाइल हिटलर ब्लेम्ड हिज पॉलिटिकल एनिमीज फॉर इट। लेकिन हिटलर ने क्या कहा, हिटलर ने कहा कि ये उनके पॉलिटिकल एनिमीज़ का काम है, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, फ़ायदा तो इससे हिटलर का ही हुआ। द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी जो हुई थी 1933 में, उसने
सारे सिविक राइट्स अब सस्पेंड कर दिए, और जैसे जैसे कौन से सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच देना, प्रेस और असेंबली वगैरह करना हैड बीन गारंटेड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। जो सारे दिए जाते थे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, वो सब अब इसने बैन करवा दिया। अब आगे देखो बच्चा। After that, Adolf Hitler turns on his enemies, the communists of Germany. Most of the communists were quickly packed off to the newly established concentration camps. क्या हुआ जब एडॉल्फ हिटलर ने अपने एनिमीज़ पर ये कह दिया कि उन्होंने करवाया है ये, तो कम्युनिस्ट जो थे जर्मनी के, और जितने भी कम्युनिस्ट थे उन्हें तुरंत वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया है ताकि वो कुछ बोल भी ना सके। और सुनो, द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वो सेवरे, जो रिप्रेशन हुआ था कम्युनिस्ट का वो सेवरे। देयर मेंबरशिप वाज इन थाउजेंड्स, उनकी मेंबरशिप थाउजेंड्स में थी। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स persecuted by the Nazis across the country। ये उन्हीं कुछ विक्टिम में से थे, 52 टाइप ऑफ विक्टिम्स में थे, जो नाजीज थे, जो पूरी कंट्री में घूमते थे, ठीक है। अगला देखो, ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। 3 मार्च 1933 को ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट से क्या हुआ बच्चा, जो डेमोक्रेसी थी वो हटा दी गई, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुई। और ये किसने की, एडॉल्फ हिटलर ने। और इसने क्या किया, हिटलर को ऑल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी थी, और साइड लाइन करने की भी पावर दी थी, किसको, जर्मन पार्लियामेंट को। और वो क्या कर सकता था, रूल बाय डिक्री। तो बेसिक चीज़ें हैं बच्चा, चैप्टर पढ़ोगे तो भी बच्चा, एक बार अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, मैं PDF डाल दूँगी लास्ट पार्ट में, उस PDF में सारे के सारे ये क्वेश्चंस होंगे। सो आपको अगर आप चाहें तो चैप्टर लर्न ना भी करें, बिकॉज MCQs तो है नहीं जो आपको चैप्टर पढ़ने पड़ा है ना, तो क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो मैंने दे दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन अवश्य आएंगे बच्चा। आई एम बिट कन्फर्म्ड अबाउट दैट। ओके, व्हाट वर द मेन इफेक्ट्स ऑफ नाजी रूल ऑन जर्मनी। नाजी रूल था जर्मनी पे, उसके क्या क्या इफेक्ट्स थे वो देखेंगे, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ नाजिज्म की जो जीत हुई थी वो फार रीचिंग इफेक्ट पड़े थे जर्मनी पे, क्या क्या देखो। हिटलर ट्राइड टू पुल हिज कंट्री आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, हिटलर ने क्या ट्राई किया कि वो अपनी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाले। एंड दैट हैड बी फॉलन ऑन जर्मनी एज अ रिजल्ट ऑफ हर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था उसका, इसलिए वो इकोनॉमिक क्राइसिस को हटाना चाहता था। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेट अप टू प्रोवाइड वर्क टू द वर्कमैन। ट्रेड was encouraged with the same aim in mind। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप की गई थी और प्रोवाइड की गई थी, वर्क टू द वर्कमैन्स को प्रोवाइड किया गया। जो ट्रेड थी वो इनकरेज की गई इसी एम के साथ दिमाग में, ठीक है। चलो अब देखो, हिटलर इंस्पायर्ड टू मेक जर्मनी अ पावरफुल कंट्री एंड एनहेंस्ड इज मिलिट्री पावर्स इन ऑल पॉसिबल वेज। तो क्या हुआ, हिटलर ने जर्मनी को इंस्पायर किया कि हम एक पावरफुल कंट्री बनाएंगे, और एनहेंस किया कि मिलिट्री पावर को भी हम ऑल पॉसिबल वेज में खड़ा करेंगे। अब देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द नाजी पार्टी वॉज बैन कर दी गई थी। एंड देन अ रीजन ऑफ टेरर, उसके बाद क्या हुआ, एक रीजन ऑफ टेरर, आतंक का माहौल बन गया था और वॉज लेट लूज इन जर्मनी, वो जर्मनी में हो रहा था। Assassinations of anti-Nazi leaders took place on a large scale। तो assassinations यानी कि उनका मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या की जा रही थी। जो एंटी नाजी लीडर्स थे, यानी कि नाजी के विरोध में जो बोल रहे थे, उनको मार दिया जा रहा था बहुत ही लार्ज स्केल पे, यानी कई सारों को।
देखो, द कम्युनिस्ट पार्टीज वर ऑल्सो बैन, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सब बैन कर दी गई, और ट्रेड यूनियंस थे वो सप्रेस्ड कर दिए गए। ये सारी मेन चीज़ें बच्चा, अगर आप और एक्सपेंड करके लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सॉरी। व्हाट डिड हिटलर डू टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट बैडली हिट द जर्मन इकोनॉमी? अब हिटलर ने क्या किया कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और उनको वो कम कर सके और जर्मनी की इकोनॉमी को बढ़ा सके। उसने ऐसा क्या किया? सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज डिक्टेटरशिप बनाने के बाद जर्मनी में ही टुक द मेजर स्टेप्स ऑफ ओके स्टूडेंट्स। सो ही टुक मेजर स्टेप्स जो थे वो हम दिखाएंगे। या व्हाट हैपेंड? या Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist. इकोनॉमिस्ट थे, देखो आप बोल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे नाम है इनके, हजाल्मर स्काच। कैसे बोलना है? हजाल्मर स्काच। ओके। हजाल्मर स्काच जो इकोनॉमिस्ट थे उनको ही इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ये इकोनॉमी को रिकवर करने की। ठीक है, तो जो एम था वो फुल प्रोडक्शन का था और फुल एम्प्लॉयमेंट दी गई, स्टेट फंड किए गए और वर्क क्रिएशन हुई प्रोग्राम में। फाइन, तो ये सब किया जा रहा था, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स। सो थ्रू अ स्टेट फंडेड in foreign policy also, Hitler acquired quick successes. He pulled out the League of Nations in 1933. He reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. तो क्या हुआ, उसने जो फॉरेन पॉलिसी लगाई थी अपनी, हिटलर ने जो की थी जिससे कि उसे क्विक सक्सेस मिली है, तो उसने क्या क्या किया था? ही पुल्ड द लीग ऑफ नेशंस इन 1933 और उसने रीऑक्यूपाइड किया था राइनलैंड 1936 में, जो हम पढ़ चुके हैं अपने शॉर्ट्स आंसर्स में। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया था उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को, मतलब साथ में ले गए थे 1938 में। किस स्लोगन के अंडर? न्यू वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। फाइन, ये उसका फेमस। ओ गॉड, कितने क्वेश्चन है, मैं भी तंग आ गई हूँ। He then went to the rest German, I think this is West now. No, German speaking Sudetenland from Czechoslovakia। कैसे बोलोगे? देखो हिंदी में बताती हूँ, चेकोस्लोवाकिया। ये स्पेलिंग मत लिख के आना, स्पेलिंग तो ये लिखनी है, लेकिन बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऐसे, चेकोस्लोवाकिया। ओके, और इसको कैसे बोलोगे? सुडेंटनलैंड। ओके, जो पूरी तरह से जर्मन स्पीकिंग सुडेंटनलैंड था, जो कि चेकोस्लोवाकिया और ग्लोबल्ड अप एंटायर कंट्री को एम्पायर में बदल दिया था। तो ये पूरी कंट्री में, इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्सेल्स वर्डिक्ट टू हार्श। तो क्या हुआ, जब वो ऐसे लूट लिया उसने, तो इंग्लैंड ने अनस्पोकन सपोर्ट का क्या मतलब बच्चा कि जब ये हो रहा था तो इंग्लैंड ने कुछ नहीं कहा उसने। और इस तरह से हिटलर ने समझा कि ये उसका एक तरीके का सपोर्ट है कि जो हमारी कंट्री पे, जर्मनी पे जो ये हुआ है ना, तो ये एक तरीके का सपोर्ट है हमारे लिए। तो वो क्या समझता था कि इंग्लैंड भी ऐसा समझता है कि जो वर्सेल्स थी वो बहुत ही हार्श थी हमारे लिए, इसलिए करने दो जो कर रहा है। ठीक है, दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्ड टू रिजर्व द डेस्टिनेटी ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या हुआ, जो डेस्टिनेटी थी और कंट्री की वह ऊपर जा रही थी, टॉप पे। हिटलर चूज वॉर एज द वे ऑफ आउट अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। रिसोर्सेज वर टू बी accumulated
थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी इन सितंबर 1939। सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड को भी ले लिया। ठीक है, जो रिसोर्सेज थे वो बनाए गए थे और भी एक्सपेंस हुए थे, एक्सपेंशन हुआ था टेरिटरीज़ का। और सितंबर 1913 में जर्मनी ने पोलैंड को भी इन्वेड किया। और दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। और इससे फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई शुरू हो गई। और सितंबर में 1940 में ट्री पार्टी पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। क्या हुआ? ट्री पार्टी पैक्ट जो मैंने आपको बताया था, पिछले पार्ट में ही बताया था। सॉरी बच्चा, ये तो मैं वो दिखाने लगी। हाँ, सो ट्री पार्टी बच्चा जस्ट लाइक का ट्रायंगल। ट्री पार्टी आप कहोगे ना तो ट्रायंगल समझ में आएगा। तो ये 3 जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपने पास में ट्री पार्टी पैक्ट साइन किया था। तो इसमें क्या था, लेट मी टेल यू ऑल। तो ये जो ट्री पार्टी पैक्ट था, इसे ऐसे बताते हैं। ठीक है, जो साइन कर लिया था, स्ट्रेंथिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर्स। इससे क्या हुआ था, जो हिटलर की पावर्स थी और वो और बढ़ गई थी। ठीक है, जब तीनों देश एक साथ आ गए तो बढ़ेगी ना पावर। ओके, चलो लास्ट पॉइंट देखो बच्चा। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्क्योरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब उसको ये पूरा काफ़ी लंबे समय का उसका एम था ये, कि वो ईस्टर्न यूरोप को हड़पे। कैसे? ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। वो क्या चाहता था कि जो सप्लाईज थी फूड की, कि किसी को खाने की कमी ना हो, और जो लिविंग स्पेस है वो कम ना हो। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। तो उसने क्या किया, सोवियत यूनियन पे अटैक किया 1941 पे। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। इससे क्या हुआ बच्चा, ये हिस्टोरिकल जो ब्लंडर आया उसमें हिटलर एक्सपोज्ड हो चुका था जर्मन वेस्टर्न फ्रंट के सामने, और ब्रिटिशर्स ने एरियल बॉम्बिंग की थी, और जो ईस्टर्न फ्रंट था पावरफुल सोवियत आर्मी का, वो भी देख चुका था सब कुछ। ओके बच्चा, सो क्वेश्चन नंबर okay students, so why is Nazis considered a calamity not only for Germany but for the entire Europe? तो बच्चा क्लैमिटी का मतलब होता है इसमें, नाजिज्म को कंसीडर किया जाता था एक आपदा। क्लैमिटी मीन्स एक आपदा की तरह कंसीडर किया जाता था, एक मुसीबत माना जाता था नाजिम को, ना ही सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में। सो स्टूडेंट्स, जो आइडियोलॉजी थी नाजीज़ की, तो पूरे ना ही सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में नाजिज्म को एक आपदा माना जाता है, क्लाइमिटी माना जाता है। और ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाजी आइडियोलॉजी थी वो स्पेसिफाई करती थी रेशियल हायरार्की को और नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल को। ठीक है, यानी कि रेशियल हायरार्की का ये चीज़ यहाँ पर आए, ये ज्यूज़ वगैरह जो भी हैं, ठीक है, जिनको वो अनडिज़ायरेबल मानता था। और टॉप पे आएंगे प्योर ब्लडेड आर्यंस। ओके, सो ये वो रेशियल हायरार्की थी, और नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, ये भी वो नाजिज्म आइडियोलॉजी में आता है। तो ये सब जो चीज़ें थी वो थी उसमें। ठीक है, द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, इसमें क्या आते हैं, फर्स्ट पे आएंगे, सेकंड पे ये आएंगे, थर्ड पे ये आएंगे। ठीक है, तो ऊपर आते थे द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये थे वो टॉप पे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल द ज्यूज वर लोकेटेड समवेयर ऑन द लोएस्ट रैंक ऑफ द लेडर, यानी कि यहाँ पर कहीं आते थे ज्यूज। ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये पार्ट
आई थिंक थर्ड ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में पार्ट 4 में ही आपको आगे से क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। 5th क्वेश्चन। सो ये देखो, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड बाय नाजी जर्मनी, कितने लोगों को उसने मारा नाजी जर्मनी ने। 6 मिलियन जूस मारे गए, 20,000 जिप्सीज मारे गए और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस थे जो बेचारे, और 70,000 जर्मन्स मार दिए गए जो हैंडीकैप थे, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे जर्मन्स को नहीं मारता। नाजिज्म जो थे वो ग्लोरीफाई करते थे द यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या यूज़ करना चाहिए, और ब्रूटैलिटी यानी कि हैवानियत, और इट रेडिकुलेट इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी। और रेडिकुलेट मतलब इससे कहीं दूर थी, नाजिज्म तो बहुत दूर था इंटरनेशनलिज्म, पीस और डेमोक्रेसी से, ठीक है। आगे देखो, द नाजी जर्मनी बिकेम द मोस्ट डिग्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। तो नाजी जर्मनी उस टाइम पे बहुत ही क्रिमिनल स्टेट बन चुकी थी पूरी कंट्री में। हिटलर ने क्या किया, चूज़ किया वॉर को एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये चीज़ गलत थी कि उसने वॉर का सहारा लिया इकोनॉमिक क्राइसिस से भागने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड इन सितंबर 1940। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड को इन्वेड किया, यानी कि पोलैंड को हड़प लिया, और एक वॉर स्टार्ट हो गई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। कब, सितंबर 1914 से, ओके। नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, ये वाज योर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। This why Nazism consider a calamity not only for Germany but for the entire Europe. This was your last question for this part 3rd, and after this I will be uploading the part 4, and we will be starting from this question. Explain the impact of First World War on the European society and polity. Okay. In the last part of these questions, I will be uploading the PDF link or PDF in that description of that last part video. So तब तक के लिए bye bye everyone, and at last I would like to say thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.